नमस्ते, मैं हूं निखिल और भूपेंद्र सोनी के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबर गांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। आज हम 3 सूबों की यात्रा करके जानेंगे कि कहां कहां क्या क्या दिक्कत आ रही है। 2 सूबे ऐसे हैं जहां के बड़े नेताओं के सुर कुछ इस तरह के हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत के मूड में है क्या। और दिल्ली जहां पे विधानसभा का सत्र चालू हुआ, नई नई सरकार आई है, लेकिन एक दिक्कत पैदा हो गई है कि तस्वीरें जिनकी थीं वो अब हटा दी गई हैं। जिन्होंने हटाई हैं उनका कहना है कि तस्वीरें हटाई नहीं हैं, दूसरे एंगल पर लगाई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वो भी सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें दिल्ली की बात कर लेनी चाहिए, हम लोग बिल्कुल बगल में हैं। आज एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई जब आतिशी मार्लेना, जो कि एलओपी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता सदन है दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है उसके पीछे तस्वीरें लगाई गई थी शहीद भगत सिंह की और डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर की, और उनका ये दावा है कि पिक्चर्स हटा दी गई हैं। बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपने तो पूरा कमरा देखा नहीं, तस्वीरें हटी कहाँ हैं, तस्वीरें तो सामने लगी हैं सोफे के पास। बिल्कुल। तो ये निखिल देखो, मसला क्या है कि हर पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स होती है, उसी तरीके से ही निर्णय होते हैं चीजों को लेकर। वैसे मुद्दा जो आप बता रहे हैं वो तो यही था कि विधानसभा का सेशन चल रहा था, आतिशी जी उठती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बात करना शुरू करती हैं चीज़ों को लेकर, और वो यही सबसे पहला मुद्दा उठाती हैं कि जो अभी की सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनके पीछे अभी जो फोटोज़ हैं और उनकी जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो अब सिख विरोधी और दलित विरोधी हो गई है। कारण कि उनके पीछे जो फोटोज़ हैं एक सीएम के पीछे, उसमें एक तरफ अब दिखाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति, एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बीच में गांधी जी की तस्वीर है। 2 तस्वीरें हट गई हैं जो आपने बताई अभी अभी। तो अब वो 2 तस्वीरों को लेकर ही बवाल है कि एक तरफ अगर आप बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी की फोटो थी, बाबा साहब अंबेडकर की, और एक तरफ भगत सिंह की। अब ये जो बयान है, हालांकि इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। अब वो पंजाब से जुड़ा हुआ भी बयान लगता है, क्योंकि पंजाब में अब इकलौती सरकार बची है, वहीं पे वहां पे ही फोकस करना है, और ये मुद्दा उस हिसाब से बड़ा है पंजाबियों के लिए। क्योंकि जब आप 2022 में पंजाब में जीत कर आए बड़े मैंडेट के साथ, तो आपने पीली पगड़ियां पहननी शुरू पहले ही कर दी थी, भगत सिंह की बात पहले से शुरू हो चुकी थी। आप भगत सिंह के गाँव में जाकर स्पीचेस हो रही थी और उस जीर्णोद्धार की भी कोशिश हुई है इनकी तरफ से। तो एक तरह से वो जो सिख सेंटीमेंट था उसको पकड़ने की कोशिश की गई। पंजाबी में एक गाना है बहुत पुराना, सिख सेंटीमेंट, उससे अपन समझ सकते हैं, तेरी फोटो क्यों नहीं लगती भगत सिंह नोटा ते, कुछ ऐसे। और ये गाना गाया था हनी सिंह का ही गाना है, अगर भगत सिंह की फोटो नोट पे क्यों नहीं है। तो पंजाबी में उसका जो वो गाना है उसका मतलब यही है। तो वो सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मसला है कि जिन्होंने शहीदी दी, जो सूली चढ़ गए सिख कौम के सूर में, वो क्यों नदारद है नोट से, ठीक है ना। अब वो गाना हो सकता है कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी सुना होगा, सेंटीमेंट तो खैर लोकल लोग बताते ही हैं कि किधर को जाना है। तो वहां उस गाने में भी वही बात हो रही है कि गांधी को रिप्लेस करके भगत सिंह को लाया जाए, और जब ये सरकार में आते हैं तो सबसे पहला काम भी वही होता है, गांधी को रिप्लेस करके भगत सिंह जी की फोटो हर सरकारी दफ्तर में लगती है, ठीक है ना। तो साथ में, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है या स्टेट है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि दलित बहुत ज्यादा है वहां पे, सबसे ज्यादा वैसा ही एक कार्ड खेला गया था कांग्रेस की तरफ से भी, जब इन्होंने एक दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया था बिल्कुल इलेक्शन से पहले, ताकि हो सके, शायद हो सकता कि जो इनएविटेबल था वो ना होता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स। तो उसी को इन्होंने भी कैच करते हुए वहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई। और जिन लोगों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए, कांशीराम जो दलित पॉलिटिक्स के इतने बड़े पुरोधा हुए हैं, वो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, जो पंजाब में ही पड़ता है, मतलब पैदा हुए हैं। तो ये सारा मसला वही चल रहा था। अब इन्होंने उसको इनकैश करने की कोशिश की है यहाँ पे कि दोनों फोटोज हट गई हैं, एक जो दलित, एक तरह से जो दलितों के आइकन है, और एक तरफ जो सिख कम्युनिटी के आइकन है, दोनों की फोटोज नदारद थी उस फोटो में जिसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आप, अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप ट्विटर पे जाते हैं, जैसे ही ये बयान वायरल होना शुरू हुआ, सबसे पहले उसी दफ्तर की फोटो एक और आती है दूसरे एंगल से, वाइडर एंगल से, जिसमें दिखता है कि जहां तो सीएम बैठती हैं उसके पीछे तो फोटोज हट चुकी है उनके पीछे की, लेकिन जो 2 फोटोज जिनकी ये बात कर रहे हैं वो फोटोज कहां लगी हुई है, जो सामने सोफा है, सोफा सेट के पीछे।
यानी कि वो दोनों फोटोज अभी भी सीएम के दफ्तर में हैं, लेकिन वो सीएम के पीछे नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे गांधी जी ऐड हुए हैं, लेकिन अभी दफ्तर से एटलीस्ट कोई सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। अब आगे देखना ये होगा कि जितने भी इनके एमएलएस के दफ्तर होंगे या जितने भी आगे भाजपा के जो भी सरकारी ऑफिसेज होंगे जहां इनके प्रतिनिधि बैठेंगे जाकर, वहां पीछे कौन सी फोटोज रह जाती हैं और क्या उनकी फोटोज भी कोने में शिफ्ट होंगी या वो दफ्तर से बाहर हो जाएंगी। तो अभी तक का फिलहाल यही है। ये ना देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आम आदमी पार्टी ने भी जब इसको मैं कहता हूँ पुल ऑफ किया था, क्योंकि इस पे भी बवाल हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फादर ऑफ द नेशन की फोटो हट रही है वहां से। बिल्कुल। और जिनकी लग रही है वो सही लग रही है ना। शहीद भगत सिंह भी मतलब बिल्कुल डिजर्विंगली लगी है और डॉक्टर अंबेडकर की भी लगी है, वो डिजर्विंगली लगी है। लेकिन क्या अंबेडकर को या क्या भगत सिंह को इंट्रोड्यूस करने के लिए गांधी को हटाना जरूरी है? इस सवाल को तब बड़ा डिस्कस किया गया। आम आदमी पार्टी ने ये किया। बीजेपी के लिए भी बहुत इजी डिसीजन नहीं रहा होगा। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ठीक है बीजेपी का अपना ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, कितना अग्री करता कितना अग्री नहीं करता मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी की ये जानती है कि शहीद भगत सिंह नेशनल आइकन है। ठीक है, मतलब उनका जन्म हुआ होगा मतलब पंजाब में, लेकिन वो सिर्फ सिख कम्युनिटी के नहीं है। उन्होंने तो खुद भी कह दिया था कि मैं अथीस्ट हूँ। उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा कि वाई क्यों मैं एक अथीस्ट हूँ। बिल्कुल। और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान थे और बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए। उन्होंने कोई खून की गर्मी में नहीं कह दिया था कि मैं अथीस्ट हूँ। उनके पास एक पूरा उसका थॉट था। सेम भी डॉक्टर आम्बेडकर ने भी अपने जीवन में जितनी चीजें की हैं या जितनी चीजें कही हैं, कुछ का बड़ा स्वागत होता है, कुछ चीजों पे लोग अभी भी विवाद करते हैं। तो वो आदमी कोई रेज में नहीं कह रहा है। दुनिया भर की पढ़ाई, दुनिया भर की डिग्रियां हैं, बहुत पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई में निकाली, उसके बाद उसका निचोड़ उन्होंने दिया। तो इन दो पिक्चर, और फिर दलित्स पूरे देश में बसते हैं, तो उसको रिमूव करने का ऑप्शन बीजेपी के पास में नहीं रहा होगा। लेकिन अब आप कंटिन्यू भी कैसे करेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू कर लिया तो फिर आम आदमी पार्टी चलाइए, देखो मानना पड़ा कि काम तो मैंने ही सही किया था, अब आप भी फोटो खिंचवा रहे हो, तो उतारना तो था। उन्होंने फिर ये सोचा होगा कि भाई, और ये मैं मानता हूं कि बीजेपी ने एंटिसिपेट किया होगा कि ये दिक्कत आएगी, जिस दिन फोटो आएगी उस दिन मतलब ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो आपको एक बड़े एंगल से दिख रही है वो दो तस्वीरें। रही बात गांधी को रखने की या नहीं रखने की, मुझे लगता है कि इंडिया शायद इकलौता मुल्क है पूरी दुनिया में, जैसे यूएस और इंडिया दोनों को आप ले लीजिए। बिल्कुल। यूएस में जो भी उनके आइकन्स हैं, एब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज वॉशिंगटन हो, कोई भी हो, आप उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल, है ना। और वो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा है, फलाना ठिकाना है। तो हम उसी उसूल पे हिंदुस्तान में भी चलते हैं कि भाई हमारे जो आइकन्स हैं, भाई ठीक है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम अच्छे किए, आजादी दिलाई हिंदुस्तान को, लेकिन क्या कोई ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे उनको क्रिटिसाइज किया जाए? तो एक जो लिबरल माइंडसेट है वो कहता है कि भाई हाँ हो सकता है, कोई इंसान से कोई गलती तो हुई होगी उसके लिए। फिर ये एक ऑकवर्डनेस है कि भाई क्या आप नेशनल आइकन्स के बारे में इस लैंग्वेज में भी बात कर, ये एक ना मतलब एक नेवर एंडिंग डिबेट है। एक निखिल, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए मतभेद रहे हैं, ठीक है ना। मतभेद किस तरह के रहे हैं? अगर हम दोनों ही फिगर्स कल्ट हैं हमारे लिए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर से गांधी जी के बारे में 1956 में बीबीसी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, उनको लगता है बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया उनको। ये उन्होंने बोला, ये उनके शब्द थे। तो उनका ये कहना था कि और भी लोग थे जिन्होंने काम किया, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, है ना, वो खुद भी थे, और वो दुनिया मानती भी है उस चीजों को लेकर। जिस दौर में चीजें सिर्फ इस तरीके से देखी जा रही थी कि देश को आजादी मिलनी चाहिए, उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक शख्स भी थे जो इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट पे लिखा, उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं ग्रंथों की जिसमें दलितों को जगह नहीं मिली। उन्होंने एक तरह से जब आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पर वो भिड़ जाते हैं गांधी जी से चीजों को लेकर कि आप बताइए, आप जितने लोगों को लेकर आए क्या इनमें एक भी दलित है? ठीक है ना। तो वो चीजें हुई हैं किसी दौर में, और वो एक तरह से हेल्दी बहसों का विषय था, वो ये नहीं था। और वही अंबेडकर है जब गांधी अपना आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, तब पूना पैक्ट जब होता है तो अंबेडकर जाते हैं सिर्फ
ताकि वो बच जाए, जीवन बच जाए और देश को अभी इनकी जरूरत है। तो वो अपने ही जो उनके अपने उसूल थे या अपनी जो मतलब वो चाहते थे होना, तो वो उन चीजों से पीछे भी हटते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश सर्वोपरि है। दोनों के लिए था, सिर्फ अंबेडकर जी के लिए नहीं, सिर्फ गांधी जी के लिए नहीं, सबके लिए था जो उस वक्त उस लड़ाई में थे। लेकिन हाँ, हर जंग को जीतने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उन्हीं तरीकों को लेकर बहस आज तक जारी है। मैं उसी तरीके को लेकर ना, देखिए पोर्ट्रेट्स एक बड़ा आइकॉनिक भाषण है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। तो वो उस टाइम पावर में नहीं थे और वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बता रहे हैं वो कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, है ना। तो वो उसमें बता रहे हैं कि जब वो एक बार वो कॉरिडोर में आए और उन्होंने देखा, मतलब ये बात का प्रसंग वो बता रहे हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर्स में लगी हुई थी फोटो जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर हुए तो एक दो बार इन्होंने चलते हुए देखा होगा, कुछ दिन बाद इन्होंने देखा वो पोर्ट्रेट हट गया वहां से। फिर उन्होंने जो भी एक वो सीनियर अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होते होंगे वहां पे, उन्होंने उनको बुला के पूछा कि यार ये पोर्ट्रेट कहाँ पे है। बिल्कुल। तो वो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वो अफसर समझ गया कि भाई साहब इस बात से नाराज हैं कि नेहरू का वहां से पोर्ट्रेट हटाया गया है और वो दोबारा लगाया गया। और ये चीज अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बताई। तो ये बताता है कि 1.5 हाथ का कलेजा जो होता है ना, वो ये होता है कि आप उस आदमी का फोटो भी बर्दाश्त कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, उस आदमी का फोटो भी बर्दाश्त कर सकते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता। कमिंग बैक टू पोर्ट्रेट्स और उसको इंट्रोड्यूस करना या नहीं हटाना या हटाना, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या गांधी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्या नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है। आई से यस, है ना। कोई ये भी कहता है कि सरदार भगत सिंह की बात उनको कोई बहुत ठीक नहीं लगी थी और उनके पास एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, उसको भी हिंदुस्तान में जगह मिलनी चाहिए। जबकि हम मानते हैं कि वो शहीद आजम है, मतलब हम जितने उन्होंने शहीदी दी है उनमें फर्स्ट हम मानते हैं, सबसे बड़ा उनको मानते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि गांधी का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है और लोग करते भी, वो फैशन है। नेहरू का तो हो ही सकता है, बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर का भी क्रिटिक अभी टाइम नहीं आया, आगे जमाने में होगा। टाइम अभी हिंदुस्तान में ऐसा है कि कुछ लोगों को रिजर्व कर लिया गया कि इन 4 लोगों को कुछ भी बोल के निकल सकते हो, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। जिस तरह के मीम्स बनते हैं नेहरू के, जिस तरह के मीम्स बनते हैं गांधी के, आप देखोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिल्कुल। मैं पूछता हूं, मतलब जो ये मीम बनाते हैं ये कितने और लोगों की मीम बना सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी पर्सनालिटीज की कोई कमी नहीं है जिन्होंने इतना काम किया जिसमें से 4 चीजें अच्छी हैं और 2 नहीं भी है। बिल्कुल। तो आप क्या आपका जो मतलब जो एक जो एकदम लिबर्टेरियन लोग हैं कि हम ठीक है दिलाई होगी आजादी तो हम क्या कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ऐसे यस करने चाहिए, आप क्या बाकी लोगों के बारे में बोल पाओगे। तो ये जो लंबी जबान है ना आपकी हर जगह चलनी चाहिए, मेरा मानना बस ये है। मैं तो यहां तक इसमें ऐड करना ये चाह रहा हूं कि आप सोचिए कि एक्चुअली फंडा वही है, पॉलिटिक्स में आपको जो आपके लिए फायदेमंद होता है आप उसको चुन लेते हो, ठीक है ना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप बाकी जैसे ये सावरकर का पोर्ट्रेट होता ना, हाँ, मैं लिख के देता हूं ना लगाने, मतलब एक बार सावरकर अभी जिस तरह का देश में चल रहा है वो पोर्ट्रेट लग सकता है, बस हट नहीं सकता। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। और इसमें एक चीज जो ऐड करने वाली है वो ये है कि जब पहली बार इनकी सरकार बनती है उस दौरान जब ये सत्याग्रह में उतरे पड़े थे अन्ना जी के साथ, और उसके बाद जब सरकार हटी, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे मौके आए, कभी शाही फेंकी गई, कभी कुछ हुआ, तब गांधी की शरण में गए था, तब ये राजघाट पहुंच जाते थे गांधी की शरण में। और जब इनकी पंजाब में सरकार आती है तो सबसे पहले एक पोर्ट्रेट हटता है वहां से। तो जब आप जिस मुद्दे पे हटे हैं आप दूसरे को उसी मुद्दे पे भाषण दे रहे हैं आप, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि आपका हित अभी उस स्टेट में है। तो ये तो उनको सुनना पड़ेगा, मतलब ये चलेगा। अब हम तो ये चीजें हैं ही हैं। दिल्ली और पंजाब से हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। बिल्कुल, आप देखिए वहां पे एनडीए सरकार चल रही है जिसका नाम महायुति है, बिल्कुल, है ना, और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक अजीत पवार और एक हैं आपके एकनाथ शिंदे, शिवसेना और एनसीपी के। बिल्कुल, दिक्कत ये आ रही है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके आधार पे लोग अब ये दावा कर रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र को फॉलो करते हैं, कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या तीनों के बीच में। देखिए, अब जिस दिन ये बात हुई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी उतरेगी दोबारा से एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजीत पवार की पार्टी के साथ, तभी से ये सवाल खड़ा हो गया था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है। हालांकि उस वक्त ये बोला गया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा चीजों को लेकर। लेकिन जैसे ही वो चुनाव के रिजल्ट आते हैं,
एकदम से बीजेपी को वो लीप मिल जाता है जिसपे अब कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही चीजें एक अलग टर्न लेना शुरू होती हैं। फिर खबरें चलनी शुरू होती है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो अनाउंसमेंट हो ही जाती है जो सबको लग ही रहा था, देवेंद्र फडणवीस का नाम फिर से आगे आता है, जबकि यही वो देवेंद्र फडणवीस है जो कभी कुर्सी छोड़ते हैं एकनाथ शिंदे के लिए 2022 में, क्योंकि शिंदे की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाया था जो उस वक्त मुश्किल था भाजपा के लिए। तो उनको उस चीज का इनाम मिला, लेकिन हर कोई तब भी यही बात करता था कि सरकार तो एक ही जगह से चल रही है, ठीक है ना। लेकिन वो धीरे धीरे अब क्योंकि पावर में है आप, आपके पास एमएलएज हैं, गिनती पूरी है, तो जहां से सरकार चल रही थी मुखिया भी वही होना चाहिए, तो वो अनाउंसमेंट भी होती है, जिसके बाद वो चीजें आती हैं कि एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले जाते हैं और कुछ टाइम मीडिया से दूर रहते हैं, तो मीडिया पहुंचता है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नाराज होकर नहीं गया, मैं तो रेस्ट करने आया हूँ कि बहुत टाइम हो गया घूमते हुए। लेकिन हर चीज के अपने एक मायने होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि अब ये धीरे धीरे ना चीजें और हटेंगी, और अभी जो चल रहा है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। लेटेस्ट मुद्दा क्या है, अगर हम कल की ही बात करें, ठीक है ना, तो जो महाराष्ट्र सरकार है जिसके मुखिया हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी को लेकर एक स्कीम बनाई गई थी, उसकी जांच एक तरह से शुरू हुई है, उसको लेकर मतलब चीजें जो है वो दोबारा से मतलब एक तरह से उस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जांच भी शुरू हो गई है। अब सीन क्या था, एमएसपी पे इन्होंने एक अपनी तरफ से एक कानून बनाया वहां पे, ठीक है ना, जिसमें स्टेट लेवल एजेंसीज ये लोग लेकर आए कि वो एसएलएस जो होंगे वही खरीदेंगे अनाज, ठीक है ना। अब उस जो एसएलए बनता है उसको 2% कमीशन मिलता था, और आप सोचिए 11 लाख टन अनाज खरीदा गया, ठीक है ना। तो वो क्यों हुआ, जितना ज्यादा अनाज उतना ज्यादा कमीशन। अब जब लोगों को समझ आया कि ये तो 2% पे भी पैसा बहुत बन रहा है, तो पहले 2 एसएलएस थे, अब वो 47 तक पहुंच गई है गिनती, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फडणवीस सरकार को भी समझ आया कि ये चीजें अभी सही नहीं चल रही है, यहाँ पे अपन लगाते हैं बैरियर। लेकिन ये बैरियर ऐसे तो नहीं लगते हैं कभी भी, उसका भी अपना एक तरीका होता है। इससे एक दिन पहले ही शिंदे जी का बयान आया है, उन्होंने ये बोला है कि मेरे को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बात की है, और उन्होंने बोला कि 2022 में मेरे को हल्के में लिया गया था, मैंने बता दिया, ठीक है ना। लेकिन साथ में ही वो, क्योंकि वो भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐड कर देते हैं 2022 में मेरे को हल्के में लिया गया था, तो मैं जनता की जो फेवरेट डबल इंजन सरकार थी उसे लेकर आया वापस, ठीक है ना। तो वहां फडणवीस की बात नहीं हो रही है, वहां बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, मैं उनको लेकर आया और मैं सीएम बना, ठीक है ना। तो मैं हिला देता हूं मामला, अभी भी हो सकता है कुछ भी। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। तो ये इशारे थे, तो इशारे ये लगातार चले आ रहे हैं, लंबे वक्त से चल रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो जैसे ही देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, तो चीजें इनके लिए ऑलरेडी, एक तो सबसे पहले ही दिक्कत तो ये आई कि 57 सीटें जीतने के बावजूद आपको डिप्टी सीएम भी बनना पड़ा, प्लस जो आपका ही काडर है आपको उसको भी समझाना पड़ रहा है कि नहीं मैं अभी भी रेलेवेंट हूं। जबकि मुद्दा क्या हो गया कि आप नीचे आ गए हो, आपका जो ओहदा था आप उससे नीचे आ गए हो, वो कुछ भी रहा हो, आपकी मजबूरी रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने काडर को बताना पड़ेगा कि मैं अभी भी उतना ही पावरफुल हूं जितना तब था। लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक बसेस खरीदने का एक ठेका दिया था, लगभग 1310 बसेस खरीदी जानी थी, 2000 करोड़ का ठेका था, ठीक है। उसमें भी अब जांच खोल दी गई है सरकार की तरफ से, और बोला गया है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनसे खरीदी जानी थी प्राइवेट, उनको फायदा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, मतलब नजरअंदाज की गई चीजें। तो धीरे धीरे जो हो क्या रहा है, आप अपने ही पार्टी के डिप्टी सीएम जो कभी सीएम था उसके जो भी फैसले हैं उनको धीरे धीरे कट डाउन कर रहे हो,
और डिपार्टमेंट में भी इनके इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस का मसला ये है कि आप देखिए कि ये है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है, महाराष्ट्र में, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की अब जब मीटिंग होती है जिसमें फडणवीस खुद चेयर संभालते हैं टॉप वाली, तो ये उन मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खबरें आनी शुरू हो गई कि इन्होंने धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दिया है और ये अपनी मीटिंग्स अलग लेते हैं। नहीं, और एक चीज समझने वाली है, जैसे देखिए कोई ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको दी गई है, वो पहले भी जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार होती थी तो उसमें भी अर्बन डेवलपमेंट उनके पास में था, उनका वो चहेता डिपार्टमेंट है। क्यों है ये? अगर आपके मुंबई सबर्बन में दोस्त रहते हो तो पूछिएगा, वो बता देंगे आपको, या कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग। पर है, उनको अच्छी लगती है मिनिस्ट्री वो, तो वो रखते हैं वो उसको अपने पास। अब ना ऐसी कोई भी मीटिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर आ जाए तो ऑब्वियसली वो मीटिंग मिनिस्टर का रहना जरूरी भी है, वन, और दूसरा वो मीटिंग ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर की बन जाएगी, तो वो सबसे ऊंची कुर्सी पे तो देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल होना भी वही है प्रोटोकॉल वाइज, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, हर डिपार्टमेंट एक तरह से उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन जो आप बता रहे हो कि जिसमें चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं उसमें ये नहीं आते। बिल्कुल। अच्छा, जब टूट हुई थी, है ना, जब शिवसेना में टूट हुई थी, तब इनसे पूछा गया भाई क्या दिक्कत हुई, तो उन्होंने कहा यार मैं तो मतलब मीटिंग अपनी करता हूँ, उसमें मेरे को पता चलता है कि आदित्य ठाकरे आकर के डिसीजन ले लेते हैं, है ना, वो साइन करी जा रहे हैं फाइल, और मैं अपना उस तरह से चलाने, तो इस चीज को ना बड़ी हवा दी गई उस टाइम पे कि देखो उद्धव ठाकरे का लड़का है तो मतलब मिनिस्ट्री में जाकर के काम कर देता है, ये देखिए फॉरेस्ट वाला जो पूरा मसला था उस दौरान, वो बहुत सारी चीजें हुई, है ना। तो उस टाइम इस बात को बड़ा हवा दी गई कि देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे वाज कट डाउन, जो एमवीए सरकार थी उसमें, महाविकास आघाड़ी सरकार, उसमें ये कुछ वैसा साउंड, मुझे नहीं पता कि भाई अंदर की बात कितनी सही है, लेकिन मेरे को याद आई ये बात। हाँ, तो अंदर की बातों में ना आप देखिए ना, ये इकलौता मसला नहीं है, ठीक है ना। हालांकि शिंदे भी अपनी तरफ से वही हम बात करें कि मैं अभी भी हूँ, टाइगर अभी जिंदा है वाला मसला चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कर क्या रहे अपनी तरफ से, तो जो शिंदे पार्टी है इनकी अपनी, उन्होंने अपना एक डिप्टी सीएम मेडिकल रिलीफ सेल खड़ा कर दिया अलग से, ठीक है ना। एक होता है चीफ मिनिस्टर का अपना रिलीफ फंड, इन्होंने अपना रिलीफ फंड शुरू कर दिया, ठीक है ना, जनता को दिखाने के लिए अपन अपने पास भी रिलीफ फंड है एक, है ना, तो काम होगा। और इसी तरह से इनका अपना एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड सेल भी बन गया, जैसे सीएम वॉर रूम होता है, इन्होंने अपना वॉर रूम बना लिया, डिप्टी सीएम वॉर रूम कह सकते हैं उसको। तो एक तरह से ये भी चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, फडणवीस को कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी हूं, मैं चाहे कम विधायकों के साथ हूं लेकिन मैं हूं। तो ये चीजें चल रही हैं। फिर एक मुद्दा और जिसको बहुत मीडिया में हवा दी गई, वो थी शिवनेरी पद यात्रा। तो ये फडणवीस ने शिवनेरी पद यात्रा के दौरान फडणवीस वहां पहुंचे, ये दोनों जो डिप्टी सीएम थे वो भी वहां थे, लेकिन बाद में पद यात्रा में वो अकेले हैं। तो फडणवीस, ये दोनों नदारत थे वहां से, ठीक है ना। उसके बाद एक तरफ एकनाथ शिंदे, मतलब पहले स्टेज पे थे, फिर यात्रा में नहीं थे। हाँ, मतलब ये नहीं थे वहां पे, फिर उनको ये बयान देना पड़ा, ठीक है ना, कि वो आए थे, उनके अपने काम थे, तो उनको जाना पड़ा। तो ये भी चीजें चल रही हैं। ऊपर से एक चीज जो और दिक्कत वाली खड़ी हो गई, वो ये था कि इन्होंने एक बीएमसी में टेंडर दिया था 1400 करोड़ का अपने, जब ये सीएम हुआ करते थे एकनाथ शिंदे, उस टेंडर को खारिज कर दिया गया है। अच्छा। अब वो री इशू होगा टेंडर, ठीक है ना, तो उसकी अपनी दिक्कतें हैं। इसी तरह से 900 करोड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसका अप्रूवल भी शिंदे ने दिया था, उस पे इंक्वायरी बैठी हुई है, ठीक है ना, 2023 में ये आया था। तो ऐसे बहुत से मामले चले हुए हैं। एक मामला जो और खराब हुआ वो ये था कि इनकी जो पार्टी के 20 एमएलए हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो सरकार द्वारा कट डाउन कर दी गई, ठीक है ना। तो वो भी एक मसला है कि सर आप देखिए, आप डिप्टी सीएम है, हमारी सिक्योरिटी है। ये तो भोकाल वाला मसला है इंडियन कोई भी जो नेता है उसके लिए, तो ये एक अलग मसला बन गया इनके लिए। उसके अलावा महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं गणेश नाइक, ठीक है ना, तो वो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक तो फिर ठीक है कि आपके प्रोजेक्ट थे, ये हटा दिया, वो हो गया, ऐसा वैसा, डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस हो रही है। नेता किससे बनता है? नेता बनता है पब्लिक से। तो पब्लिक जिसके साथ है वो नेता रहेगा। अब हुआ क्या कि थाने में जो ये गणेश नाइक है, इन्होंने अपना जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। अब वो जो सारा एरिया है मेनली वो आता है इनके जुरिडिक्शन में, बिल्कुल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये भी लगना शुरू हो गया होगा कि अब बीजेपी मेरे ही एरिया में मुझे घेरने की कोशिश में है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कई कारण हैं, जैसे इन्होंने भी वैसा ही कुछ किया था जब ये मिनिस्टर थे एमवीए में, तब इन्होंने बहुत सारा पैसा बांटा है उन एरियाज में जो एक तो सूखा प्रभावित थे और जहां पे एनसीपी का होल्ड ज्यादा था, ठीक
ठीक है ना। तो अपने दौर में भी इन्होंने कोशिश की कि किसी के एरिया में जाकर अपना एक जनाधार तैयार करना, वो करेंगे। तो ये जो जनाधार पे चीजें आई हैं वो भी एक मसला है जिस वजह से दोनों में खटपट है। लेकिन ये खटपट अब ये जो मेरे को हल्के में नहीं लेने वाला मसला कहां तक जाएगा? देखिए भूपेंद्र, जब हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है और उसका नतीजा क्या होगा, तो आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री से ही उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 2022 में क्या हुआ? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थे, है ना, बहुत अलग अलग धाराओं में विचार रखने वाली पार्टीज साथ में सरकार चला रही थी, तो कॉन्ट्रडिक्शन थे। फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ी हेल्प मिल गई, एक एक्सटर्नल फोर्स थी, बीजेपी वहां इंटरेस्टेड थी, ऑपरेशन लोटस वगैरह की बात होती, तो टूटने को लोग भी तैयार हैं और कोई तोड़ने को भी तैयार है। इस तरह से आप उसको देख सकते हो। अब इसका पैरेलल आप यहाँ पे लेके आइए, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? अगर जितनी बातें हमने की है उनमें आधार है तो कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रडिक्शंस एक टूट में मैनिफेस्ट हो सकते हैं? माय आंसर इज नो। व्हाई? नहीं टूट सकता। कारण उसका ये है कि फिर से आप हिस्ट्री पे जाकर देखिए कि 2022 की टूट में हुआ क्या था। जो शिवसेना के जितने लीडर्स टूटे हैं उसमें से एक बड़ा चंक ऐसे ही लीडर्स का था, स्पेशली जो शुरू में सूरत गए हैं, जिनके ऊपर कभी ना कभी ईडी का प्रेशर था, बिल्कुल, है ना, केसेस चल रहे थे, रेड्स हो रही थी। एक मिनिस्टर पे रेड नहीं होती थी या एक शिवसेना के विधायक पे रेड नहीं होती थी। कौन? एकनाथ शिंदे, जिनसे फाइनली इस चीज को डिस्कस किया गया। ठीक, तो कैरेट और स्टिक वाली चीज होती है, वहां पे कैरेट भी था उनके पास में, स्टिक भी थी। अब यहाँ पे क्या है, अगर एकनाथ शिंदे एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, मतलब वो सोचते भी हैं, है ना, कि नहीं मुझे नहीं रहना है, या जो भी उनके दिमाग में चीजें आती हैं, इफ एट ऑल, तो अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन बाहर से सपोर्ट कौन करेगा? और जिसके साथ ये जाएंगे वो इनको क्या दे सकते हैं? अच्छा, चले जाते हैं, मान के चलो, तो जो केसेस चल रहे थे ईडी के, क्या वो बंद हो गए? कुछ मामलों में इन्वेस्टिगेशन बंद हुई है, लेकिन मामला बंद होना और मामला दोबारा खुलने में ना इसका फर्क है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन, देखो एकनाथ शिंदे क्या कर सकते हैं, बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए वो थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, लेकिन वो सरकार छोड़ने की स्थिति में नहीं है, ना होंगे। देखिए, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है भीतर घात, है ना, तो उसमें क्या होता है, आप उसी पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन बीएमसी में आप नुकसान कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उतनी जील से वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो नुकसान किसका है उसमें? भाजपा का, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे भी। लेकिन जब आप इस चीज पे आ जाते हैं कि नहीं, अब अगर इतनी प्रेशर पॉलिटिक्स मेरे पे है ही, तो मेरे को एक धक्का आपको भी देना पड़ेगा, तो वहां पे आके चीजें कुछ की कुछ हो सकती हैं। अब अगर आप बीएमसी को देखें तो अप्रैल में चुनाव है। सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही एक दिक्कत बीजेपी के लिए है या इनमें ही क्रिप्ट चला हुआ है, ठीक है ना। एक तो पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि मुंबई में टोटल 36 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 10 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीती, 6 सीटें जीती उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, 14 सीटें लेकर आए थे बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में 14 सीटें थी। तो अभी क्योंकि अजीत पवार की हम बात नहीं कर रहे, अभी इनकी है, तो अभी 10 और 6 अगर ये इकट्ठे हों तो 16 विधानसभा में उनका दबदबा है, ठीक है ना। जो बीएमसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 14 में बीजेपी है अभी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है काडर नहीं होगा उनका, क्योंकि वो वहीं की पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है ना, लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, और शिवसेना का आधार भी वहीं का है। और इसमें एक चीज अगर आप और जोड़ लें तो राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकातें चल रही हैं, तो ये भी एक मसला है। तो बीएमसी क्योंकि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और पैसा बहुत ज्यादा है वहां पे, तो पार्टियां जो अभी सरकारों से दूर है उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम ये तो अपने पास रहे। बिल्कुल, मतलब स्पेशली शिवसेना की पॉलिटिक्स के लिए, दोनों तरह की, यूबीटी के लिए भी और एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके लिए भी बीएमसी में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बीएमसी में एक चंक ऑफ पावर लेना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि इनको ऑक्सीजन वहीं से आना है। बीजेपी को विदर्भ में उनके लिए जगह है, मराठवाड़ा में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने किया। तो इनका अब शिवसेना प्रॉपर का प्रॉब्लम और शिवसेना यूबीटी का प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि हमारे पास में मुंबई सबर्बन, उनको वहां परफॉर्म करना है, वहां की नगर पालिकाओं में चुन करके आना है, और फिर क्योंकि फंड्स बड़े जरूरी हैं। बिल्कुल, तो ये चीज और इसी को देखते हुए मेरा ख्याल, चीज हम लोग जो इंडिया अलायंस डिस्कस करते आ रहे हैं ना, कि हर जगह हर पार्टी, इनका जो गुट है इंडिया अलायंस का, जो पार्ट रही है पार्टी, वो अपना हित देखती आ रही है। वही गलतियां भी हैं, ठीक है ना, नहीं तो हरियाणा नहीं हारते, आज दिल्ली नहीं हारते, और वही चीज कहीं ना कहीं शिवसेना भी कर रही है वहां पे। अब
शिवसेना में अब क्या हो गया है, जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ या इंडिया अलायंस के साथ मिलके वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे दो ही कारण है, एक तो दे वांटेड अ बिगर शेयर ऑफ अ पाई, ठीक है ना। दूसरा कारण ये रहता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको डेंट भी वहीं लगा है कि आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते आए और अब आप उन लोगों के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कभी राम मंदिर के खिलाफ थे, जो कभी हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। तो वो जो एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाला एक एरा था शिवसेना का जिसको फायदा मिला, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वहां पे इनकी हार का एक बड़ा कारण रहा होगा। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हम अब अगर बीएमसी में उतरेंगे तो हम अकेले उतरेंगे, हम अपने काडर को जिंदा करेंगे, हम अपने काडर के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे ताकि इन चीजों को किसी तरह से सेटल डाउन किया जाए। हालांकि एक जो कारण है उस पर यह भी आ रहा है कि जो ट्विटर पे चीजें चलती हैं, एक्स जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में, कि वहां पे ट्वीट्स आने शुरू हो गए कि उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है वो मेनली इसलिए है क्योंकि वो अपने बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं उनकी राजनीति को बचाने के लिए अब वो आखिरी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी के साथ नहीं जाके अपने बेटे के करियर की ओर देखूंगा। लेकिन इसी चीज का जो आंसर है वो अगर आप देखें संजय राउत की तरफ से भी आता है, जब इंडिया ब्लॉक इस चीज का एक तरह से वहां से डिसेंट आता है इस चीज को लेकर कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या जो भी सीन है या इनका ही काडर होगा, तो वो यही सवाल पूछ सबसे पहले कि आखिरी बार मीटिंग कब हुई थी पिछले 1 साल में इंडिया ब्लॉक की, ठीक है ना। तो ये जो फ्लॉ है वो यही है कि आप एक इलेक्शन लड़ने आए थे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ, वो इलेक्शन खत्म हो गया, आपने मतलब एक तरह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि हमने इतने बड़े मेहमत को गिरा लिया, जबकि वो गिरा नहीं है अभी भी। और अब आप फिर उसी जगह पे आकर खड़े हो गए हैं कि सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स में दोबारा लौट गए हैं और फिर एकदम से 2029 आ जाएगा और आप फिर सोचेंगे दोबारा आप इकट्ठे होंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता। आपको लगातार इकट्ठे मिलकर ही वो रिजल्ट देना पड़ता है, जिसकी एक दिक्कत है। तो खैर ये चीजें अभी महाराष्ट्र में चल रही हैं, बीएमसी के चुनाव आएंगे, अब देखना होगा कि कौन सी चीजें क्या है। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है लगातार, वो बनती भी है। हम कहते हैं केरला, और केरला से एक व्यक्ति बड़े चर्चा में है अभी, शशि थरूर, हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो पॉपुलर बिल्कुल। और आज की जब वो पावर में थे तब और जब पावर में नहीं है तब, शशि थरूर के पिछले दिनों कई ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिनको लेके कांग्रेस की लीडरशिप बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। पहले तो उन्होंने कहा भाई यूएस को ठीक है, उन्हें मिलिट्री प्लेन में नहीं बिठाना चाहिए था, जंजीर नहीं बांधनी चाहिए थी, पगड़ियां नहीं फेंकनी चाहिए थी सरदारों की, लेकिन यूएस को डिपोर्ट करने का राइट है। बिल्कुल। फिर इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, उन्होंने कहा कि मैं तो पॉजिटिवली देखता हूँ इस चीज को, होनी चाहिए थी विजिट। बिल्कुल। ये भी कह दिया कि भाई जिस तरह केरला की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं पिनरई विजयन, उसको भी मतलब उन्होंने अच्छा फीडबैक दे दिया एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में। और अब इंडियन एक्सप्रेस का वहां पे वर्तमानम करके एक पॉडकास्ट चलता है मलयालम में, उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई, और वो कांग्रेस लीडरशिप को एड्रेस करके कह रहे हैं कि आपके पास शशि थरूर के लिए अगर काम नहीं है तो शशि थरूर के पास फिर दूसरे काम है। दूसरे काम में ये बयान सबसे ज्यादा अभी हालिया चर्चा में रहा है। लेकिन इसकी चीजों को आपको निखिल समझना पड़ेगा कि वो ये बयान एकदम से क्यों, हालांकि ये एकदम वाले बयान नहीं है, ठीक है ना, ये लगातार चला आती है चीजें। आप सोचिए एक नेता जो मतलब देश से लेके विदेश तक मशहूर है, सिर्फ अपनी अंग्रेजी के लिए नहीं है, अपनी लिखाई के लिए, अपने दिमाग के लिए, और कहीं ना कहीं वो चीज रहती है कि मेरे पास वो एक तजुर्बा है जो मैं दे सकता हूं उस पार्टी को जिसके साथ मैं रहा हूं, और उस पार्टी को वो नहीं चाहिए। तो अचानक से आप अपने खुद को लेकर संशय में आ जाते हैं कि क्या इनको मेरी जरूरत है भी या नहीं। ये चीजें वहीं से शुरू होती हैं। तो फिर धीरे धीरे अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे या इनके बयानों को देखेंगे तो वो पहला तो यही है कि आप 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार है, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है ना, आप एक मतलब विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फिर 2014 में सरकार चली गई, उसके बाद आपके पास क्या है? तो जवाब है इनका बयान आ गया ठीक है, कैटल क्लास वाला शायद बयान था, उसके बाद में बड़ी दिक्कत हुई थी उन्हें। बोल देते थे, यूएन से आए थे, एक जो अमेरिकन फ्लेयर है इंग्लिश का, उस हिसाब से बात करते थे वो, उस भाई नहीं समझते थे लोग। अब तो खैर और हमारा हाजमा खराब हुआ है कॉमेडी को लेके या उस तरह की बातों को लेके। मुझे लगता है ना उनको शशि थरूर ना ऐसा नहीं है अभी कर रहे हैं, वो लगातार डिसेंट में है। जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष का तो वो
लड़ते हैं वो चुनाव, जबकि हर किसी को हिंट था कि भाई एक नहीं, चुनाव का अनाउंसमेंट तो हुआ है, लेकिन जो पार्टी हाईकमान चाहता है वही होगा। आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे बनते भी हैं, जो पार्टी के अपॉइंटी होते हैं, वो इलेक्शन होता है, लेकिन वो शशि थरूर कंटेस्ट करते हैं, नहीं जीत पाते हैं। हालांकि उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी को बना दिया जाता है, ये कहीं भी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि वो फिर रहता है ना एक झगड़ा ये पिछले टर्म में हुआ उनके साथ में, कि बात आई कि अंदर एलओपी का पोजीशन तो मिलने नहीं वाला था, तो ये हुआ कि लेकिन नेता सदन तो होना चाहिए। तो नेता बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो हिंदी अच्छी बोलते थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, या अपनी जो भी मातृभाषा है उसको अच्छा बोलते रहे होंगे, है ना। बिल्कुल। अब अधीर रंजन चौधरी की मतलब ऐसी ख्याति ऑफ अ गुड ओरेटर है नहीं, चाहे अंग्रेजी की बात हो, मतलब नथिंग पर्सनली अगेंस्ट, मुझे भी अंग्रेजी उतनी नहीं आती कि मैं बोल दूं ना, मैं मानता हूँ ये बात, मुझे हिंदी ढंग से आती है तो मैं हिंदी में काम करता हूँ। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम ही यही होता है कि आप जो बोलना मासेस तक जाए, सब लोग आपका मैसेज क्लियरली समझ पाए। जैसे वो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, उनको लेकर उनका वो गलत नहीं थे, क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है, नहीं उनको समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला, तो लेकिन पार्टी को नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। अरे भाई देखो, आपने जब अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया तो कई लोगों ने पूछा कि यार शशि थरूर भी तो बैठे हुए हैं वहां पे, उनको क्यों नहीं दिया? इंग्लिश तो बढ़िया बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते लेकिन इंग्लिश तो बढ़िया बोलते हैं, और इंग्लिश में एलओपी को बढ़िया स्पीच देनी चाहिए, या नेता सदन को नेता सदन कह रहा हूँ, सदन में पार्टी का नेता सदन तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी भूल सुधार कर रहा हूँ, लोग क्लिप पर काटते हैं तो नहीं बनाया, क्यों? तो उनको लगा कि भाई ये तो राहुल गांधी को शैडो कर जाएंगे। तो अधीर रंजन अब आपने ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो कोई देख के बता सकता है कि भैया ये नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ वो एक तो चलो जो प्रेसिडेंट को लेके उन्होंने कहा वो स्लिप ऑफ टंग में मान लेता हूं, जब 370 डिस्कस हो रहा था, है ना, और जब बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्कस हो रहा था, उन्होंने कह दिया कि आप मानते हैं कि मतलब जे.एंड.के इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। सोनिया गांधी का आप चेहरा देखिए उसमें कि क्या बोल रहा है ये आदमी, इस तरह का। और वो तो किस्मत उनकी अच्छी थी कि बीजेपी ने उस चीज को रोक करके, मतलब जिसको कहते हैं ना, घसीटा नहीं, उस चीज को नहीं बनाया, उस चीज वो पूछ लेते हैं कि आप बता दो कि कश्मीर इंटरनेशनल है, कांग्रेस की पोजीशन क्या है। तो इस तरह की चीजों में अधीर रंजन फंसते रहे, बहुत अच्छे से वो मैं मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी ठीक है, उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ये बात कि इंग्लिश नहीं हो पाता, हिंदी भी नहीं हो पाता, आप बांग्ला में बोलिए, एक हमारी मतलब जो वो अधिसूचित भाषा है, आप बांग्ला में एड्रेस कीजिए पार्लियामेंट को, बिल्कुल, और उसका ट्रांसलेशन चले। लेकिन वो उतना कॉन्फिडेंस कभी वो लेके नहीं आ पाए कि मैं अच्छे से बांग्ला में स्पीच दूंगा और दुनिया मेरे को सुनेगी। करते हैं डीएमके के जो सांसद आते हैं, कई बार इंग्लिश में बोलते हैं, कई बार वो तमिल में भी बोलते हैं। लेकिन अभी दिक्कत कहाँ है ना, अभी दिक्कत वहीं पे कि कांग्रेस को वही जमीन सबसे ज्यादा चाहिए जिस जमीन पे हिंदी भाषी लोग हैं, वहीं पे दरकाए किला सबसे ज्यादा। ठीक है ना, बंगाल में एक तरह से अगर कल को कांग्रेस की सरकार बन रही होगी तो शायद ममता बनर्जी उनको समर्थन दे भी देंगी, ठीक है ना, तो वहां पे दिक्कत नहीं है उनको दिक्कत नहीं है केरल में, उनको दिक्कत है हिंदी भाषी लैंड में। और वहीं पे फिर जब वो ऐसा कोई मैसेज गलत डिलीवर हो जाता है तो वो पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी कर देता है। अच्छा, अभी शशि थरूर ने एक और बात वहां कही है कि केरला कांग्रेस में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, मतलब उनका दुखी वही है कि केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ा रही है पार्टी। बात एक और है वो, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी की बहन और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा भी केरला से ही एमपी हैं, वायनाड से। बिल्कुल। तो अब पता नहीं मतलब शशि थरूर की बात को कैसे लिया जाएगा, लेकिन शशि थरूर हिंट्स तो दे ही रहे हैं कि बहुत खुश तो मैं चल नहीं रहा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि संसद में उनको बोलने के लिए जो मेन टाइम नहीं मिल रहा। अब वो अच्छे क्यूरेटर है, बोल सकते हैं बढ़िया, लेकिन अब उनको, अब सोचिए एक शख्स जो बैठा है उस मुद्दे पे बढ़िया बोल सकता है, कांग्रेस को मौका नहीं दे रही, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि एज ए सीनियर लीडर की यार कोई भी उठ के बोल रहा है आपकी तरफ से, हमको मौका नहीं मिल रहा, जो कि उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं तो बेहतर ही समझा देता है और मौका बहुत फेयर एंड स्क्वायर होता है। मनीष तिवारी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्लिप्स कटती हैं, बोलना आता है उनको, बोलना आता है, लेकिन वो भी आजकल साइडलाइन मिलते हैं आपको। शशि थरूर बढ़िया बोल सकते हैं, वो आपको साइडलाइन दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अपर लीडरशिप है उस पर भी उंगली उठाता है कि यार जो लोग आपके बढ़िया क्यूरेटर आप उनको क्यों घर में बैठाए हुए हैं, बढ़िया जो रेटर्स हैं जो बढ़िया बात कर सकते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। टाइम कैसे मिलता है मैं एक बेसिक बता देता हूँ। पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी एबीसी की जो भी स्ट्रेंथ होगी, बिल्कुल है ना, उस आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको टाइम मिलता है। इतना टाइम आपको मिल गया, मतलब इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिल गए, आपको टाइम की भैया आपको 4 स्लॉट्स 6 स्लॉट आपको मिले हुए हैं,
ज्यादा को 10 स्लॉट मिले हुए हैं। अब उसमें आपको अपने कितने एमपीज को बुलवाना है भाई, आप उसमें देख लीजिए। आप या तो एक एक एमपी के हिसाब से टाइम बांट दीजिए, तो फिर आपके जैसे आपको टाइम अलॉट हुआ, आपको 4 एमपी का टाइम मिल रहा है तो आपके 4, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे 4 की जगह एक ही बोलेगा तो उतना हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब राहुल गांधी तो खैर एलओपी भी हैं तो उस हिसाब से भी उनको टाइम मिलता है, लेकिन अगर कांग्रेस के बाकी लीडर्स का टाइम निकाल के अगर पार्टी लीडरशिप ये डिसाइड करती है पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं हम ये 3 एमपी का टाइम दे रहे हैं राहुल गांधी को, वैसा भी होता है। और यही एक रीजन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इनसाइड द पार्लियामेंट, तो उनको सबसे ज्यादा टाइम अलॉट होता है। वो गवर्नमेंट में तो उनके मिनिस्टर्स रिप्लाई करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, उनको उनका काउंट नहीं होता टाइम, और वो जब रिप्लाई करना होता है किसी विषय पे तो वो कितने भी एमपीस का टाइम मर्ज करके वो प्राइम मिनिस्टर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो घंटों बोलते हैं। और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर उनके पास में वो हक भी होता है कि वो अपनी अंदर मिनिस्टर अंदर हर वो एक सांसद और एक मिनिस्टर की हैसियत से आते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर, बिल्कुल माना जाता है उनका अमंग मिनिस्टर्स का ये होता है उनका। मुझे आइडिया नहीं है निखिल क्या, लेकिन क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता होगा एज ए प्रधानमंत्री या नहीं? सेम वो अंदर मिनिस्टर हैं। हाँ। होता क्या है मतलब अंदर देखिए जितने भी लोग, हर एमपी की अटेंडेंस हो रही है, हाँ। है ना, कि आप राज्यसभा के एमपी है तो आप वहां पे हाजिरी लगाओगे, आप अगर लोकसभा के एमपी हो यहाँ हाजिरी लगाओगे। मिनिस्टर्स की इसलिए हाजिरी नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है, पहले मिनिस्टर है, बिल्कुल उनकी हाजिरी इसलिए नहीं लगती है किसी एक इसमें क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप दोनों सदनों में, ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, नरेंद्र मोदी लोकसभा से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा से थे, तो ये अपने कंसर्न उसमें तो जाएंगे ही सिटिंग्स में, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री से संबंधित अगर सवाल पूछ लिया गया तो आपको वहां जाके जवाब भी देना है, इसलिए इनकी हाजिरियां दोनों जगह जाती हैं। मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को अलग से टाइम मिलता है, लेकिन उनका वो हक बनता, एज एन एमपी उनके राइट्स वही हैं, एज अ मिनिस्टर उनके राइट्स वही हैं, उनको राइट टू रिप्लाई है। उनके कंसर्न मिनिस्टर जैसे एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर पास होता है, किसी ने पूछा प्राइम तो या तो एमओएस जो जितेंद्र सिंह हैं पीएमओ में वो जवाब दे देंगे उस चीज का, या थे, अभी चेक करना पड़ेगा जितेंद्र सिंह है नहीं, बट लास्ट मुझे जो याद है जब होते थे तब जितेंद्र सिंह ही जवाब देते थे बहैसियत एमओएस पीएमओ। भाई अगर ऐसा मैटर है कि जितेंद्र सिंह की जगह जो कंसर्न मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जवाब देना चाहते हैं वो भी दे देंगे, बिल्कुल। और जब किसी मुद्दे पे बोलना होता है ना, एक जो मोशन होता है तो मोशन पे टाइम मिलता है हर पार्टी को, तो हर पार्टी को अपना टाइम कितना यूज करना है, कितने एमपी में बांटना है, और फिर वो एमपीज चाहते हैं तो यील्ड कर दें। मतलब हमारी 2 बंदों की पार्टी है खबरगांव, 2 एमपी आपके अंदर है, अंदर जाके या तो तुम दोनों भाई बोलो या तो फिर मैं अपना टाइम आपको यील्ड कर दूं तो आप डबल टाइम ले लो, बिल्कुल ऐसे चलता है। मतलब इन जनरल होता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने एक आसान में बताया। तो ओवरऑल मुद्दा हम लोगों ने ये तो समझ ही लिया कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, दिल्ली की विधानसभा में आज क्या हुआ, और हमने ये भी डिस्कशन कर ली कि शशि थरूर क्यों इतने परेशान चल रहे हैं आज के टाइम में। हालांकि एक चीज, उनका ट्वीट बहुत बढ़िया था, अंग्रेजी बहुत शानदार लिखते हैं, मेरे को तो पढ़नी भी नहीं आती, उसका हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ। जहां लोगों को ज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमता दिखाना मूर्खता है। तो ये उनका बयान है। अब इसको विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के भी चला लेंगी, फिर बाद में बोलेंगे इस बार भी मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। तो खैर ये चीजें चलती रहेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी एक कविता का एक चंद लाइनें हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। ठीक है ना। तो ये जो मसला रहता है ना कि कर्तव्य पथ पे जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए जो आपके रास्ते में है उसको साइड करना पड़े, सही चलना हो, तो वो सब जायज है, राजनीति है। खैर, लेकिन जाते जाते आखिरी चीज अपने को कंक्लूड करते हुए ये बोलनी है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएमओ में 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे। अच्छा, कौन कौन? ठीक है ना। और एक तो देखिए पहले से पीके मिश्रा है ही, ठीक है ना। उसके बाद जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर बन गए हैं अब, शक्तिकांत दास। अच्छा, वो जा रहे हैं वहां? अरे वाह, तो गुड फॉर हिम। बिल्कुल। तो जब तक कि आप ये जानकारी बता रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के बारे में भी बता रहे थे, तब तक कि मैंने गूगल कर लिया है और जितेंद्र सिंह ही एमओएस पीएमओ है। तो पीएम से जो पीएम के पास में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरली ऐसा होता नहीं है कि वही आके बताएं, क्योंकि
ही और शी इज वेरी बिजी, तो एमओएस पीएमओ उस चीज का जवाब दे दिया करते हैं। लेकिन टेक्निकली दिस इज पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर से कोई पूछा जाए सवाल जो उनके डिपार्टमेंट का हो और वो एज अ मिनिस्टर आके उसका जवाब देते हैं। इसी नोट पे खबरगांव के इस वीडियो प्रेजेंटेशन को हम कंक्लूड कर लेते हैं। आने वाले किस्तों में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते, शुक्रिया।